इस वीडियो को देखने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। उसके बारे में तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है? अव्वल खान ने पूछा। उसके नाम की जूती उलट दो और उसे भूल जाओ, वो अपने बाल नोच नोच कर खुद ही पागल होता रहेगा। वैसे तो धनराज की भी निगरानी हो रही है, मगर मेरी ज्यादा तवज्जो अब मेजर बख्शी पर है। पता नहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों वालों से मुझे क्या अनाद है कि इनके बारे में सोचते हुए मेरा खून उबलने लगता है। तुम्हारा खून अपने दुश्मनों को खूब पहचानता है। भारतीय ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और पूछा, ओबराइन के एशियन प्लान के बारे में जान लेने के बाद भी तुम अपनी उस राय पर कायम हो? यकीनन, मैंने पूरे एतमाद से कहा। अमेरिकी खुदाई फौजदार बनकर ऊपर से अपने अज़ाइम मुसल्लत नहीं करते। इन्हें हर जगह किसी न किसी मजबूत हमायत की जरूरत होती है। इस बार भारतीय इनके हामी है। चीन के खिलाफ इस इलाके की अकलौती फौजी और इक्तिसादी कुव्वत बनना भारतीय हुक्मरानों का देरीना ख्वाब है। भारतीय हमायत के बगैर वो अपना प्रोग्राम वाकई आगे नहीं बढ़ा सकते। वो तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, फिर तुमने मेजर बख्शी से तो बहुत खुलकर बात की है। प्रोपेगेंडे और जहनों को मसमूम करने के लिए भारतीयों का होमवर्क मुकम्मल है। हिंदुस्तान पर मुस्लिम अकलियत की तवील हुक्मरानी का हवाला एक आम आदमी को मुतासर करने के लिए बहुत मुतासर कुन है। मैंने कहा, मेरा वो दिन मुसलसल सोच विचार में गुजर गया। दुश्मनों के चेहरे हमारे सामने थे। मैं इनके बारे में एक ढीली ढाली राय कायम कर चुका था, मगर कोई आखिरी फैसला करने से कासिर था। ओबराइन और मेजर बख्शी पाकिस्तानी कवानीन की रसाई से बिल्कुल बाहर थे। अपनी हुकूमतों के लिए वो काबिल कदर हीरो थे जो एक सफाक दुश्मन के सीने पर मूंग दलने में मसरूफ थे। मुझे रह रहकर यह ख्याल सता रहा था कि ओबराइन जैसे मूजी को पाकिस्तान से जिंदा निकल जाने का मौका देना दानिशमंदी के खिलाफ है। नताइज से बेपरवाह होकर पूरी बेखौफी से इसका सर कुचल देना चाहिए था। इस अक़दाम के नताइज व अवाक़िब को भुगतना इन अफसरों का काम था जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर इस्लामाबाद में ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे। ब्यूरोक्रेसी के इन कुल पुरजों ने खट्टूमल, चौधरी इस्लाम और फिर ओबराइन के मामले में मुझे बहुत ज्यादा मायूस किया था। इसका जवाब यही हो सकता था कि इन्हें भी किसी इम्तिहान से दो चार कर दिया जाए। जब तक ओबराइन की तकदीर के बारे में फैसले के नताइज की जिम्मेदारी मेरे और अव्वल खान के सर थी, मेरा रवैया मोहतात और कदरे मुदाफ़ाना था। अव्वल खान के पास को ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिल जाने के बाद इस पर नजरसानी जरूरी हो गई थी। इस वक्त तक की पोजीशन ये थी कि हमारे दुश्मन पाकिस्तानियों के बारे में खौफजदगी की हद तक एहतियात कर रहे थे। अव्वल खान के आदमियों की कोशिश जारी थी, मगर मुझे इनकी किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं थी। ओबराइन और मेजर बख्शी की नजरों में कर्नल जमाल दस्ती की हैसियत से मैं एतमाद का लायक था, लेकिन वो दोनों ही मुझसे बराह रास्त राब्ते से गुरेज कर रहे थे। ले दे के एक धनराज था जिससे मैं बात कर सकता था। उसका नाम हमारी फहरिस्त के आखिरी सिरे पर था। कर्नल जमाल दस्ती के रूप में अपना एतबार कायम रखने के लिए यह नागुज़ीर था कि मैं ओबराइन और मेजर बख्शी की हदायत पर सख्ती से अमल पैरा रहूं। दूसरी सूरत में यह एतबार मजरू हो सकता था। धनराज एक रंगीन मिजाज अमीरजादा था। इससे गुफ्तगू में मोहतात रहकर मैं इससे बंद गली से निकलने की कोई ना कोई राह निकाल सकता था। शाम को मैंने इसे फोन किया। डायरेक्ट नंबर पर घंटी बजती रही, लेकिन जवाब नहीं मिला। मैंने होटल के स्विच बोर्ड का नंबर मिलाकर ऑपरेटर से धनराज के बारे में जानना चाहा तो उसने मशीनी तेजी के साथ कुछ कहकर लाइन कहीं और मुंतकिल करने की कोशिश की और CSD ने लाइन काट दी। मैं दूसरी मर्तबा मोबाइल फोन पर वही नंबर मिलाया। कॉल ऑपरेटर ने इस्तकबालिया काउंटर पर मुंतकिल कर दी। वहां से पता चला कि धनराज होटल ही में मुकीम था, मगर बाहर गया हुआ था। तकरीबन 1.5 घंटे के वक्फे के बाद मैंने 7 बजे दोबारा उसका डायरेक्ट नंबर मिला। इस बार पहली घंटी पर ही धनराज ने रिसीवर उठा लिया। कहाँ गायब थे? मैं 3 मरतबा रिंग कर चुका हूँ। मैंने शिकवा किया। ओह कर्नल, मेरी आवाज सुनकर वो खुशी से तकरीबन चीख पड़ा। इस वक्त मैं कुछ और मांगता तो भी मुझे मिल जाता। मैं तुम्हारे बारे ही में सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैंने तजाहले आरफाना से काम लेते हुए सवाल किया। इमरजेंसी के लिए मुझे कोई नंबर दे दो यार। मैं परेशान था कि तुमसे कहाँ राब्ता करूं। वो खुशामदाना आवाज में गिड़गिड़ाया। मेरी ये मजबूरी हर एक के इल्म में है। ये देख लो कि तुमने सच्चे दिल से मुझे याद किया और मैंने तुम्हें खुद ही फोन कर लिया। अच्छा ये बताओ कि डैनी के बारे में क्या खैर खबर है? वो मतलब की बात पर आ गया। मैंने कल से उसे नहीं देखा। मैंने झूठ बोला। हालांकि मैं इस दौरान में कई बार आईने में अपना अक्स देखता रहा था। तलाश करो, सुराग लगाओ कि वो क्या करता फिर रहा है। अब वो भी के लिए बहुत तकलीफ से हो गया है। वो बेचारा सख्त ज़हनी अजाब से गुजरा है। ये मेरी बुनियादी ख्वाहिश है
तुम सबसे ज्यादा मुझे उसकी फिक्र है। मैंने जानबूझकर ओबी की तकलीफ और ज़हनी अजाब के बारे में एक लफ्ज नहीं पूछा। उसके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। कल सुबह उसने ओबी के घर पर धावा बोला था। ओह, पता नहीं मेरे दहाने से क्यों वो बेसाख्ता तहायुर ज़दा आवाज निकल गई। आज के अखबारों में तो इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं आया। इस बात को दबा लिया गया है। ओबी अपने दुश्मन से खुद ही निमटना चाहता है। तसादुम की किसी कब्र को कैसे दबाया जा सकता है? मैंने हैरत से कहा, वो फ्लैट में रहता है, वहां तो जरा सी चीख भी पड़ोसियों से पोशीदा नहीं रह सकती। ओबी घर पर नहीं था। घर के दरवाजे और खिड़कियां सब महफूज थीं। डैनी ने किसी चीज को छेड़े बगैर उसकी चहेती कुतिया को मार डाला। धनराज ने अपने हैजान के बायस इस सादा से वाक़े को एक पूरी इसरार आसेबी वारदात के रूप में पेश किया था। मैंने पूछा, ये कैसे पता चला कि बंद दरवाजों से गुजरने वाला आसेब डैनी का था? ओबी को पूरा यकीन है कि पूरे शहर में डैनी के सिवा कोई और उसे मैली आंख से भी नहीं देख सकता। यह हरकत उसी जलील की है। अपने लिए उसके मुंह से निकली हुई गाली को मैं पी गया। मैंने ब्लैकी को डैनी के फिंगरप्रिंट्स दे दिए थे। उसे फ्लैट में इन फिंगरप्रिंट्स की मौजूदगी के बगैर इतना पुर यकीन नहीं होना चाहिए। कुतिया की गर्दन पर, दरवाजे के दस्ते पर कहीं न कहीं उसकी उंगलियों के निशान जरूर मिले होंगे। मैं बता रहा हूं, किसी खिड़की या दरवाजे को नहीं छेड़ा गया। उसने जोर देकर कहा, शायद किसी सुराग से कोई जहरीली गैस अंदर छोड़ी गई थी। इस वक्त ओबी या ब्लैकी में से कोई अंदर नहीं था। मैंने अपनी हसरत को हैरत में तब्दील कर दिया। वो दोनों दफ्तर में थे। उन्हें हैरत है कि बिल्डिंग में चौकीदारी के बेहतरीन निजाम के बावजूद वो ऊपर कैसे पहुंचा। मेजर का ख्याल है कि वो दोनों अब इस फ्लैट में नहीं रहेंगे। कल कुतिया मारी गई, किसी वक्त डैनी इन दोनों तक भी पहुंच सकता है। देखो धनराज, ये मेरी और तुम्हारी बात है। डैनी के पास जादू की कोई छड़ी नहीं है। वो हम जैसा ही काम आदमी है। ओबी ने बिला वजह ही उसे हवा बनाया हुआ है। हो सकता है कि यह हरकत उसके किसी और दुश्मन ने की हो। सबको भूलकर डैनी को गालियां देने से मसाइल नहीं हल होंगे। हो सकता है कि तुम्हारी बात दुरुस्त हो। धनराज समझ गया, मगर वो भी मेरे राब्ते में नहीं है। मैं तुम्हारा यह पैगाम मेजर तक पहुंचा दूंगा। वो खुद भी बहुत परेशान है। इसे क्या परेशानी लाक है? मैंने गहरी दिलचस्पी से पूछा। ओबी उसका दोस्त है, फिर डैनी तो हम सब का मुश्तरका दुश्मन है। जब तक उसे छूट मिली हुई है, हम में से कोई भी महफूज नहीं है। पता नहीं कब वो तुम्हारे सर पर पहुंच जाए। एक नादीदा दुश्मन के खौफ को तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। बस यही एक बात डैनी के हक में जाती है। वो अपने दुश्मनों के चेहरे पहचानता है, जबकि उनके लिए वो सिर्फ एक नाम है, या फिर अमरीकियों का बनाया हुआ खाका। ये बताओ कि तुम्हारे फोन पर वो एंटी बग डिवाइस काम कर रही है ना? बात करते करते उसने चौंकी हुई आवाज में सवाल किया। मैं इसके बगैर तुमसे बात ही नहीं करता। तुम्हें वो क्यों याद आ गई? इतनी खुली खुली बातें किसी गैर के कानों में पड़ जाएं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैं ये बता रहा था कि मेजर ने मुझे खास तौर पर हदायत की थी कि तुम्हें ओबी के नए मसाइल से जल्द अज जल्द आगाह कर दूं। तुम्हारी जगह मैं होता तो दूर दूर से डैनी को देखने की बजाय उसे गोली मारकर फरार होता और सीधा अमेरिकी कौंसल खाने में पनाह ले लेता। वो खुद ही मुझे हिफाजत से बाहर पहुंचा देते। क्या तुम मुझे ऐसा करने का मशवरा दे रहे हो? मैंने तेजी से पूछा। अपने मामलात को तुम खुद बेहतर समझते हो। ये मेरी ख्वाहिश जरूर है। इसे बस ख्वाहिश रहने दो। उसे मालूम है कि वो कितने दुश्मनों में घिरा हुआ है। एक वार में वो मरे या ना मरे, इस पर वार करने वाला जरूर मार दिया जाएगा। लाशें फरार होती हैं, ना कहीं पनाह ले सकती हैं। मुझे अपने ऐसे अंजाम से नफरत है। मैंने मेजर बख्शी का पैगाम दे दिया। अब उसकी सारी तवक्कात तुम्हारी जात से वाबस्ता है। डैनी का जल्द ही कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। अपने मेजर से पूछ लो कि मैं इससे राब्ता कर सकता हूँ या नहीं। कोई नागजीर मजबूरी हो तो वो बुरा नहीं मानेगा। इस अपने साथ तुम्हारी सलामती भी अजीज है, मगर मेरे पास उसका कोई फोन नंबर नहीं है। पता नहीं दफ्तर का ऑपरेटर मेरी कॉल को अहमियत देगा या नहीं। मैं उससे चंद बातें करनी चाहता हूँ। मैं इसे बता दूंगा, वह कल सुबह अपनी ऑपरेटर को हदायत दे देगा। और यह भी बता देना कि मैं उसे किसी और नंबर से फोन करूंगा। एंटीबग डिवाइस के जरिए बोर्ड से बात नहीं हो सकती। कॉल ट्रांसफर बटन दबते ही लाइन कट जाएगी। अच्छा, तो ये मजबूरी भी है। उसकी आवाज कदरे पुरतशवीश होगी। फिर तुम ऐसा करो कि 15 मिनट बाद दोबारा फोन करो। मैं उससे बात किए लेता हूँ। वो कोई ना कोई हल बता देगा। हो सकता है कि तुम्हारा और उसका इसी वक्त राब्ता हो जाए। ये बहुत अच्छा है। मैं 15 मिनट बाद दोबारा फोन करता हूँ। ये खबीस क्या कह रहा था? मेरे फारिग होने पर अव्वल खान पूछ बैठा। दास्ताने गम सुनाकर मुझे कोस रहा था। कुतिया के सोग में वो सब कुत्तों की तरह बिलबिला रहे हैं और इस वाक़े का क्रेडिट सुल्तान शाह की बजाय मुझे दे रहे। तुम्हारा नाम पूरी टीम की नुमाइंदगी करता है। सुल्तान शाह इसमें शामिल है। मेजर बख्शी से फोन पर तुम क्या बात करोगे? मेरी और धनराज की बातों का खुलासा सुनने के बाद अव्वल खान ने पूछा। सच पूछो तो मेरा ज़हन साफ नहीं है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कुछ भड़ास धनराज ने निकाली है। बकिया बात उससे होगी। हो सकता है कि इसी में कोई राह निकल आए। मेरे लिए यह बात इत्मीनान बख्श है कि अभी तक इन्हें मेरे ऊपर कोई शुबा नहीं हुआ। वो 15 मिनट बहुत तेजी से गुजर गए। इस दौरान में सभी इस कमरे में यकजा हो चुके थे और हर एक मेरा हम नवा था। धनराज से मेरी मुख्तसर बात हुई।
मेजर बख्शी अपने घर पर मेरे फोन का इंतजार कर रहा था। मैं धनराज से नंबर लेकर फोन बंद कर दिया। बख्शी ज़ेरे का आदमी था। राब्ता होने पर उसने अपनी तरफ से कोई बात छेड़े बगैर यह जानना चाहा कि मैं इससे क्या कहना चाहता था। मैं लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गया। फौरी तौर पर कोई और बात न सूझी तो मैंने कहा, मुझे उड़ती उड़ती से खबर मिली है कि डैनी लियाकताबाद के किसी तंग इलाके में रह रहा है। मेरी बात अधूरी रह गई। वो चौंका दरमियान ही में बोला, ये कराची की वही आबादी तो नहीं है जो पहले लालू खेत भी कहलाती थी? बिल्कुल वही इलाका है, तुम ठीक समझे हो। मैंने उसकी तायद की। खतरनाक इलाका है। रिसीवर पर उसकी तेज बुड़बुड़ाहट सुनाई थी। जरा देखभाल कर उधर का रुख करना, यह खबर ओबी के लिए बहुत अहम साबित होगी। इस खबर की तस्दीक होने से पहले मैं धनराज को कुछ नहीं बताना चाह रहा था। इसी वजह से तुम्हारी इजाजत की जरूरत पेश आ गई। धनराज पर तुम आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हो। यह खबर उसके जरिए भी मुझ तक पहुंच सकती थी, मगर तुमने अच्छा किया कि बराह रास्त मुझे बता दिया। वो भी अपने तौर पर डैनी की तलाश की एक बड़ी मुहिम शुरू करने वाला है। इसमें आवाजें नशर करने वाले कई हजार माइक्रो बग शहर के मुश्तबा इलाकों में फैलाए जाने वाले हैं। अब वो लियाकताबाद के इलाके पर खास तवज्जो देगा। इसे ये मुहिम बहुत पहले शुरू करनी चाहिए थी। इसका ठिकाना नजरों में आ जाए तो इस पर किसी भी वक्त हाथ डाला जा सकता है। पहले उसकी मजबूरी थी, उसके पास डैनी की आवाज का कोई रिकॉर्ड या केस नहीं था। आज उसने डैनी की एक कॉल टेप कर ली है। उसके बाद ही उसने ये मंसूबा बनाया। अमेरिका से आने वाला हिसास तरीन सूती तजजियाती सिस्टम लाखों आवाजों में भी डैनी की आवाज पहचान लेगा। अब उसके गिर्द घेरा तंग होने लगेगा। ये कैसे पता चलेगा कि वो मखसूस आवाज किसी बग से आ रही है और वो शहर की किस बस्ती में? मुझे तफसीलात का इल्म नहीं, लेकिन वो भी बहुत पुरुमीद है। हो सकता है कि साउंड स्कैनिंग सिस्टम में लोकेशन फाइंडर भी हो। मेरे लिए ये समझना दुश्वार नहीं था कि बदली हुई आवाज में की जाने वाली मेरी धमकी आमेज फोन कॉल रिकॉर्ड करने के बाद ओबी को वो ख्याल आया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसे सिस्टम आवाज बदलने के बावजूद हर इंसान के मखसूस सूती इशारों को आसानी से पहचान सकते थे। तमाम तरह एहतियात के बावजूद मुझसे एक गलती सरजद हो चुकी थी। वनीमा यह था कि इस गलती के भरपूर अजाले के लिए मैं किसी न किसी तरह ओबी के राब्ते में था और वो मुश्किल ही से बचेगा। मैंने अपने दुश्मन की उम्मीदों की तौसीक की। तुम्हें भी एक अहम काम करना है। मेजर बख्शी की संजीदा आवाज उभरी। मैं अहम और गैर अहम हर काम के लिए हर वक्त तैयार हूँ। 1-2 रोज में वाशिंगटन से सब साजो सामान आ जाएगा। तुम्हें कुछ बग स्टेशन 4 में भी फैलाने होंगे। चेरी की मौत के बाद ओबी ने डैनी और STF के खिलाफ भरपूर जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। मैं इसका साथ दूंगा, मगर कामयाबी का क्रेडिट मुझे ही मिलेगा। मैंने उसे याद दिलाया। तुम इसकी फिक्र ना करो। हाँ, एक और बात याद रखना, वो किसी भी वक्त स्टेशन 4 पर नजर आए तो फौरन धनराज को खबर दे देना। कोशिश की जाएगी कि वापसी पर उसे रास्ते ही में घेर कर दबोच लिया जाए। ओबी इस इंसानी अजूबे को जिंदा पकड़ने का ख्वाहिशमंद है। मैं बता दूंगा, मगर यह ख्याल रखना कि मुझे उसके आने और वापस लौटने के प्रोग्राम का कोई इल्म नहीं होता। वो किसी छलावे की तरह थोड़ी देर के लिए नजर आता है, फिर अव्वल खान के साथ कैंप में कहीं गुम हो जाता है। ये सब वो भी संभालेगा। तुम अपने काम से गाफिल न होना। उसने ताकीद की, फिर पूछा, इस वक्त तुम कहाँ से बोल रहे हो? उसका वो सवाल बहुत अचानक और बेसाख्ता था। मैंने इसी रवानी से जवाब दिया, स्टेशन 4 पर। तुम्हें मालूम है कि फोन पर CSD की सहूलत सिर्फ यही मुयसर है। तुम मुझसे मिलने के लिए थोड़ी देर में क्लब आ सकते हो। उसने शहर की कदीम और मशहूर क्लब का नाम लेकर दरियाफ्त किया। इस वक्त मैं अपने दुश्मनों का मुआवन बना हुआ था। इनकी किसी फरमाइश को रद्द नहीं कर सकता था। अपनी तशवीश के बावजूद मैंने खुश मिजाजी से कहा, तुम कहोगे तो मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ, सिर्फ आने जाने में कुछ जहमत उठाना पड़ेगी। आने जाने में? उसकी तायुर ज़दा आवाज सुनाई दी। तो क्या तुम दिन रात वहीं रहते हो? ये फौजी कैंप की बड़ी कठिन जिंदगी है। 24 घंटे की मुलाजमत समझ लो। तुम्हें जल्दी इससे निजात मिल जाएगी। बस तुम निकलो, मैं वहां लान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और मैं इस मुलाकात का सबब जानने की हसरत दिल ही में लिए रह गया। इतनी सी बात के लिए उसे दोबारा फोन करना मुनासिब नहीं था। हर बार कुछ नई बातें सामने आ रही थी। वैसे तो ओब्रायन की तरफ से मेरी तलाश की नई मुहिम की तफसील भी खासी दिलचस्प थी, लेकिन सबको परेशानी ये थी कि मेजर बख्शी ने इस वक्त मुझे अचानक क्लब में क्यों बुलाया था। बज़ाहिर उसने वो ख्वाहिश रवा रवि में जाहिर की थी, मगर मैं जानता था कि वो पहले से इसका फैसला किए बैठा था और उसे जानबूझकर आखिर में वो जिक्र छेड़ा था। हम पांचों इस मसले पर सर जोड़ कर बैठ गए। वक्त कम था और मुझे रवानगी से पहले किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना था। इन दिनों मैं तलवार की तेज धार पर चल रहा था। हर कदम फूंक फूंक कर उठाना जरूरी था। कहीं भी जरा सी कोई लग्जिश होती तो इसका शाखसाना मेरी मौत की सूरत ही में रुनमा हो सकता था। ऐसी लग्जिश के अजाले की कोई दूसरी सूरत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। STF में अहम खदमात सरंजाम देने वाले कर्नल जमाल दस्ती के रूप में मैं अपने हरीफों का महबूब और मुतमद बना हुआ था, जबकि वो सब डैनी के लहू के प्यासे थे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। अव्वल खान से लेकर गजाला तक हर फर्द को सूरत हाल की संगीनी का पूरा पूरा इदराक था
और यही वजह थी कि मेजर बख्शी की अचानक दावत ने इन चारों के ज़हनों में शुकूक व शुबहात के मुहिब हैवले पैदा कर दिए थे। तुम लोग जो चाहो सोचते रहो, मुझे पूरा यकीन है कि इस मुलाकात में डैनी की जान को कोई खतरा लाहक नहीं हो सकता। थोड़ी सी बहस के बाद सुल्तान शाह ने वसूख से कहा, ये न कहो। वीरा ने किसी तवक्कुफ का बगैर दो टोक अंदाज में उसकी राय मुस्तरद कर दी। डैनी की जान को इन मूजियों से हर वक्त खतरा है। तुम ये कह सकते हो कि कर्नल जमाल दस्ती फिलहाल ऐसे खतरात से बड़ी हद तक महफूज है। एक ही बात है, सुल्तान शाह ने बेपरवाही से कहा। हो सकता है कि इसे कहीं से सुराग मिल गया हो कि कर्नल जमाल दस्ती के रूप में डैनी ही छुपा बैठा है। तुम्हारा यह मफरूजा बेबुनियाद है। सुल्तान शाह की बात पूरी होते ही अव्वल खान बेसाख्ता बोल पड़ा, इसे कहां से और कैसे ये सुराग मिल सकता है? ओबरायन और मेजर बख्शी बेबसात मोहरे नहीं है। हमारे मुकाबले में वो बेहतर वसाइल से लैस है। धनराज जैसे गद्दार मकामी उनके दस्ते बाजू बने हुए। खट्टुमल और चौधरी इस्लाम भी इसी सब में शामिल थे। अव्वल खान ने तहकीर अमेज लहजे में कहा, इनका अंजाम तुम्हारे सामने है। हम अपने घर में बका के लिए लड़ रहे हैं, अपने माहौल और गद्दारों के पैंतरों से निमटना जानते हैं। वो लोग बाहर से आए हुए हैं, इन्हें इतने मजे से कामयाबियां हासिल हो सकती तो अब तक हम पांचों में से एक का भी नामो निशान न मिलता। सुल्तान शाह ने एहतिजाजी अंदाज में हाथ उठाकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने उसे खामोश कर दिया। तुम बिला वजह बहस कर रहे हो। उसके ज़हन में कोई तब्दीली आई होती तो वो अपने तौर पर कोई पेशरफ्त करके मुझे घेरने की कोशिश करता। इस वक्त मैंने खुद उससे फोन पर राब्ता किया था। उसने मुझे एतमाद में लेकर ओबरायन के अगले प्रोग्राम के बारे में बताया। फिर उसने तुम्हें क्लब के लान पर क्यों बुलाया है? वीरा ने सवाल जड़ दिया। कलीदी सवाल यही है, ये कोई और ही चक्कर मालूम होता है। मैंने सिगरेट का कश लेकर पुरख्याल लहजे में जवाब दिया। ओबरायन ने मुझे एम्प्रेस मार्केट बुलाया, वहां उसकी जगह ब्लैक ही पहुंचा हुआ था और मुझे धनराज के हवाले करके गायब हो गया। धनराज ने मुझे अपने होटल के कमरे में बुलाया तो वहां मेजर बख्शी से अचानक सामना हुआ। अब मेजर बख्शी ने बुलाया तो शायद कोई और ही चेहरा सामने आ जाए। फौरी तौर पर कोई कुछ न बोला, शायद वो सब ही मेरे जवाब की माकूलियत पर गौर कर रहे थे। ये बात आसानी से हजम नहीं हो रही है। गजाला ने अपनी घनेरी पलकें उठाकर धीरे से कहा, मैं ये मानती हूं कि फोन उसने नहीं आपने किया था, मगर ये मजबूरी थी। इनमें से किसी के पास आपका कोई फोन नंबर नहीं है, जबकि आपने धनराज के जरिए इजाजत लेने के बाद मेरे बख्शी के घर फोन किया था। वो जहन में कोई प्लान लिए बैठा था। आपसे राब्ता होते ही इस पर अमल कर गुजरा। मैं गजाला को घूर कर बेबसी से हंस पड़ा। अब तुम भी बाल की खाल निकालने लगी हो। सब कुछ मेरे सामने होता रहता है, हर बात मेरी समझ में आती है, लेकिन मुझे बोलने की जरूरत पेश नहीं आती। मेरे दिल की बात किसी न किसी की जुबान पर आ जाती है। गजाला ने वो फिक्रे मेरी आंखों में आंखें डालकर अदा किए थे और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट मचल रही थी। मैं नरमी से कहा, क्या तुम इस वक्त भी खामोश नहीं रह सकती थी? वो क्यों चुप रहती? उसकी हमायत में सुल्तान शाह बोल पड़ा, इसने अंदाजा लगा लिया था कि तुमने बातों के चक्कर में सबको लाजवाब कर दिया है। जो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं, यानी एक दूसरे के बारे में वजदान सा होता रहता है। वीरा ने फैसला कुन लहजे में कहा, अब गजाला ने जुबान खोल ही दी है तो तुमको मेजर बख्शी से मुलाकात का इरादा मुलतवी कर देना चाहिए। पता नहीं वो क्या चाह रहा है। प्रोग्राम तय हो जाने के बाद डैनी का यूं गायब हो जाना मुनासिब नहीं होगा। अव्वल खान बोला, मेजर बख्शी को इस पर कोई शुबा हो गया है तो वो पुख्ता हो जाएगा। डैनी के पास इसके घर का फोन नंबर है। ये बख्शी को फोन करके बहाना कर सकता है कि इस वक्त इसे स्टेशन 4 छोड़ने की इजाजत नहीं मिल सकती। बख्शी भी जानता है कि कर्नल जमाल दस्ती यहाँ खुद मुख्तार नहीं है, इसे किसी न किसी को जवाब देना पड़ता है। वीरा की वो जवाबी तजवीज माकूल थी। मैंने संसानियों की लिस्ट पर गौर किया। मेजर बख्शी से मुजव्वजा मुलाकात के बारे में मेरी छठी हिस्स पे मुतमईन नहीं थी। मैंने फोन संभाल लिया। तीसरी घंटी पर मेजर बख्शी के रहायशी फोन नंबर से किसी औरत की आवाज सुनाई दी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि मेजर बख्शी घर पर मौजूद नहीं था। निस्वानी आवाज मुहज्जब और पुरवकार थी। मुझे अंदाजा नहीं हो सका कि वो कौन थी। मैंने कहा, मेजर से इस वक्त मेरी मुलाकात तय थी, मगर मैं किसी वजह से आने से कासिर हूँ। मगर वो घर पर नहीं है। वो मेरी बात काट कर बोली, मैं क्या कह सकती हूँ? मेजर को क्लब पहुंचना है, तुम वहां पैगाम दे दो, ये बहुत जरूरी है। मैंने इल्तिजा की। सॉरी, रुखाई से कहा गया। मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं उनकी खादमा हूं। तुम अपना नाम बता दो, इनका फोन आया तो मैं तुम्हारा पैगाम दे दूंगी। मुझे ये जानकर मायूसी हुई कि मेरी मुखातिब मेजर बख्शी की खादमा थी। मैं मेजर को किसी बेयकीनी में मुब्तला करना नहीं चाहता था। तुम मेरी कॉल को भूल जाओ। मैंने तुर्शी से यह कहकर फोन बंद कर दिया। मुझ समेत किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि मेजर बख्शी मुझसे प्रोग्राम तय करने के बाद इतनी उजलत में घर से निकल खड़ा होगा। उसकी वो उजलत हमारे मुश्तरका खदशात को तकवीयत दे रही थी। बहस दोबारा चल पड़ी। वीरा की राय थी कि मैं क्लब फोन करके मेजर बख्शी से बात कर लूं। वहां ना पहुंचा हो तो इस्तकबालिया क्लर्क को इसके लिए अपना पैगाम नोट करवा दूं। गजाला दूर की कोड़ी लाई थी। उसकी दानिश में मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। बराह रास्त धनराज को फोन पर अपनी मजबूरी से आगाह कर देता। वो खुद ही क्लब जाकर मेजर बख्शी से बात कर लेता।
मेरे लिए वो तजावीज़ अहमकाना थी। हमें इनके खिलाफ मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरे हुए थे। बज़ाहिर मैंने इनके हलीफ का रूप धारा हुआ था। अगर मेजर बख्शी के दिल में मेरी तरफ से कोई वसवसा पैदा हो ही चुका था तो मैं ज्यादा देर तक टाल मटोल से काम नहीं ले सकता था। शुतर मुर्ग की तरह रेत में गर्दन देकर यह समझ लेना कि तूफान टल गया है मेरे बस से बाहर बल्कि असाब शिकन था। मैंने इस पुरस्कार मुलाकात को टालने की एक कोशिश कर ली थी। इसमें नाकामी एक तरह से गैबी इशारा थी। मैं रवानगी की तैयारी शुरू कर दी। लिबास तब्दील करने के बाद मैंने बीम गन जेब में डाली तो वीरा बोले बगैर नहीं रह सकी। पहले गैर मुसल्ला होकर गए थे तो अब बीम गन क्यों ले जा रहे हो? पिछली बार मैं धनराज के होटल बल्कि कमरे में मदऊ किया गया था। मेरे अंदेशे के मुताबिक वहां हथियार की मौजूदगी का सुराग लगाने वाला आला नस्ब था। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर तंजिया लहजे में कहा, आज उसे क्लब के खुले लान पर मिलना है। मेरे तंजिया लहजे के जवाब में वीरा के होंठों पर सुलगा देने वाली मुस्कुराहट उठ कर आई। हथियारों की मौजूदगी के लिए दस्ती आलात का इस्तेमाल भी आम हो चुका है। वो हाथ में कुछ थामे बैठा होगा तो मैं उसे तमाशा बना दूंगा, मैंने जल कर कहा। मेरे रद्द अमल पर वीरा ने एक भरपूर कहका लगाया। गजाला के चेहरे पर सुर्खी सी फैल गई। अव्वल खान का एक आदमी चंद मिनट में मेरे लिए एक टैक्सी ले आया। उसकी दी हुई इतला सुनने पर मेरी इस्तफामिया नजरें अव्वल खान की तरफ उठ गईं। यह वापसी तक तुम्हारे साथ रहेगा, हमारे एतमाद का आदमी है, उसने बताया। बार बार एक ही टैक्सी का इस्तेमाल मुनासिब नहीं रहेगा, मैंने कहा। टैक्सी और ड्राइवर दोनों ही नए हैं, तुम फिक्र मत करो, वो बोला। अव्वल खान को पूरा यकीन था कि छावनी की हदूद में आने जाने वाले गरीब टैक्सी ड्राइवर हर तरह मुहब्बे वतन और काबिल एतमाद होते हैं। अगर उन्हें इल्म हो कि वो अपना पूरा मुआवजा लेकर किसी फौजी यूनिट के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो यकायक उनका मोराल बहुत बुलंद हो जाता है और वो जरूरत से ज्यादा फर्शनासी का मुजाहरा करने लगते हैं।